Hello, students. So, today we are going to start chapter 8 A Journey Through States of Water. तो स्टार्ट करते हैं 8वां चैप्टर A Journey Through States of Water. On a bright summer afternoon, Avi and Tirav enjoy their शिकंजी. तो एक दोपहर का समय है, एक दिन गर्मियों का समय है. आवी और तीरव दो बच्चे हैं, दोनों अपना शिकंजी यानी नींबू पानी एंजॉय कर रहे हैं. आफ्टर लुकिंग एट द आइस इन द लेमनेड, तीरव वंडर्स अबाउट द नेचर ऑफ आइस एंड वाटर. और अपने नींबू पानी में आइस के टुकड़े को देखकर तीरव जो है वो सोचता है कि आइस और वाटर का क्या नेचर है, कैसे है ये, क्या है ये, इनका क्या गुण है, क्या प्रॉपर्टीज है. तीरव यहाँ बोल रहा है, आइस फील्स हार्ड टू टच एंड वी कैन होल्ड इट इन आवर हैंड्स whereas water cannot be held in the same way, so they must be different substances. तीरव बोलता है कि आइस तो हार्ड है छूने में, एंड अपने हाथों में हम उसे पकड़ के रख भी सकते हैं, लेकिन पानी देखो, पानी को हम अपने हाथों में आइस की तरह पकड़ के नहीं रख सकते हैं. इसलिए ये दोनों अलग अलग चीज होंगे, अलग अलग सब्सटेंसेस होंगे. तो आवी बोलती नो, दीज आर द सेम सब्सटेंसेस. तो आवी बोलती नहीं नहीं, दोनों एक ही है. आवी हैज अ काउंटर व्यू टू तीरव. आवी का एक अलग नजरिया है, उल्टा नजरिया, दूसरा नजरिया है. एंड तीरव का जो नजरिया उससे बिल्कुल भिन्न. व्हाट डू यू थिंक, वाई, और ऐसा क्यों है, क्या है, देखते हैं. तो आवी बोलती है, वी कैन पुट वाटर इन द फ्रीजर ऑफ ए रेफ्रिजरेटर एंड चेक इफ इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू आइस. तो वो बोलती है कि एक काम करते हैं, अगर हम जो पानी है उसे रेफ्रिजरेटर में रखें तो देखते हैं कि क्या वो दोबारा आइस बनता है कि नहीं. तो तीरो बोलते हैं, यस, I know when water is left in the freezer, it gets converted into ice, but probably something gets added to the ice in the freezer. बोलता हाँ, ये तो मुझे भी पता है कि पानी को फ्रीजर में रख देंगे तो आइस बन जाएगा, लेकिन शायद उसमें पानी में कुछ वहां में ऐड हो जाता होगा, कुछ मिल जाता होगा. डू यू थिंक तीरव इज राइट? हाउ डू यू फाइंड आउट, हाउ कैन यू फाइंड आउट, क्या आपको लगता है कि तीरव सही है यहाँ, हाँ या ना, कैसे हम पता लगाएं. The first activity, put an ice cube in a cup, leave it on the table and observe. एक आइस का क्यूब लीजिए एक कप में और उसे टेबल में छोड़ दीजिए और देखिए क्या होता है. कुछ समय बाद आइस गेट्स कन्वर्टेड इनटू वाटर. तो आप देखोगे कि आइस जो है सारा पानी बन गया. बट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम द ऑब्जर्वेशंस. तो ये जो हुआ इससे आप क्या समझे, इससे हमें ये समझ में आया कि आइस ही है जो मेल्ट होके पानी बन गया. मैंने आइस और पानी एक ही चीज है. डज दिस मीन्स दैट आइस एंड वाटर आर द सेम सब्सटेंस. क्या इसका मतलब यह है कि आइस और पानी दोनों एक ही है? बिल्कुल. यस, आइस एंड वाटर आर द टू फॉर्म्स ऑफ द सेम सब्सटेंस. एक ही चीज के दो रूप है. दीज फॉर्म्स आर ऑल्सो कॉल्ड स्टेट्स. तो इसे हम लोग अलग अलग रूप को हम लोग इंग्लिश में या साइंस की भाषा में स्टेट्स भी करेंगे, कहते हैं मैंने डिफरेंट स्टेट्स ऑफ वाटर, ऐसा. These different states of water show many differences in their behavior. तो ये जो अलग अलग states है पानी के, जैसे लिक्विड स्टेट हो सकता है जैसे कि पानी ही है, या आइस जो है सॉलिड स्टेट है, गैशियस स्टेट भी हम लोग पढ़ेंगे, वाटर वेपर. तो ये सारा जो है पानी का ही अलग अलग स्टेट्स, और सबका स्वभाव भिन्न भिन्न है, अलग अलग है, बिहेवियर अलग है, बर्ताव अलग है. वाटर फ्लोज बट आइस डज नॉट. पानी तो बह सकता है लेकिन आइस वैसे बह नहीं सकता. वाटर स्प्लैशेस बट आइस डज नॉट. हम पानी को में छटाक छटाक ऐसे कर सकते हैं लेकिन आइस में ऐसा नहीं कर सकते. तो दिख रहा है ना कि दोनों का बिहेवियर कितना अलग है. एक ही चीज है लेकिन नेचर अलग है. इन्वेस्टिगेटिंग वाटर्स डिसअपियरिंग एक्ट. तो वाटर का गायब होना यानी कि उस रूप के बारे में हम देखेंगे. In a rainy morning, while going to school, Avi and Tirav observed that there are a lot of water puddles in the playground. बारिश का सुबह है, आवी और तीरव दोनों स्कूल जा रहे हैं और उन्होंने क्या देखा, बहुत सारे गड्ढे हैं जिसमें पानी भरे हुए हैं ना, वाटर पडल्स है, छोटे छोटे गड्ढे जिसमें पानी भरा हुआ है उनके प्लेग्राउंड में. That evening when they go to play, they are surprised to observe that some of the water in the puddles had disappeared. और उस दिन शाम को जब वो लोग जब वे खेलने गए तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे पडल्स में से तो पानी माने काफी पानी गायब हो चुका था.
हैव यू एवर नोटिस्ड वाटर इन द puddles disappearing? क्या आपने भी नोटिस किया ऐसे जो गड्ढों में पानी भरा है वो गायब हो गया? वेयर डज इट गो? डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स। तो ये कहाँ चले जाते हैं, आप डिस्कस करिए। तो यहाँ में तीरव क्या बोलता, आई थिंक द वाटर हैज बीन अब्सॉर्ब बाय द सॉयल ऑन द प्ले ग्राउंड, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? तीरव का मानना है कि शायद वो सारा जमीन के नीचे चला गया है, जमीन ने एब्जॉर्ब कर लिया। आपको क्या लगता है? Where else have you seen water disappearing? Can you think of a possible reason why this happens? और कहीं आपने ऐसे इस तरह से पानी को गायब होते हुए देखा है? और अगर देखा है तो इसका कारण बताइए। तो यहाँ बता भी दिया है कि कहाँ कहाँ देखा होगा आपने। You might have observed that after washing the utensils, water left on the surface of the utensils dries up after some time. आपने देखा होगा कि आप जब बर्तन धो के रखते हैं और बर्तन के सरफेस पे जो पानी लगा रहता है, जो बूंदे लगे रहती है, बर्तन जो गीला रहता है, कुछ समय बाद वो गायब हो जाता है, बर्तन बिल्कुल सूख जाता है। Does the reason you thought earlier to explain water disappearance apply in this case also? तो जैसे कि तीरव ने बताया कि पानी तो नीचे चला गया होगा जमीन के, क्या तब प्लेट के केस में भी ऐसा है कि पानी नीचे चला गया, प्लेट ने पानी को एब्जॉर्ब कर लिया? आवी वंडर्स इफ वाटर हैज सीप थ्रू द सरफेस ऑफ द यूटेंसिल्स। अब एक आवी को आश्चर्य होता है, भाई कैसे हो सकता है कि बर्तन में से पानी नीचे चला जाए, उसके सरफेस में अंदर चला जाए। Tirav thinks that water does not seep through the surface of the utensils. Design an activity to investigate whose idea is correct. तो तीरव को भी लगता है नहीं नहीं, पानी तो बर्तन के अंदर, ऐसे बर्तन के सरफेस में, यूटेंसिल्स के सरफेस के अंदर तो नहीं जा सकता है। तो एक एक्टिविटी करते हैं और इन्वेस्टिगेट करके पता करने की कोशिश करते हैं कि आवी और तीरव दोनों में से कौन सही है। टेक अ टेबलस्पून ऑफ वाटर ऑन ए स्टील प्लेट एज शोन इन फिगर 8.1। बोल रहे हैं कि एक प्लेट लीजिए, उसमें 1 टीस्पून पानी डाल दीजिए उस प्लेट में। ऑब्जर्व वेदर वाटर सीप्स थ्रू द अदर साइड ऑफ द प्लेट और नॉट। अब आप प्लेट के उल्टे तरफ से नीचे तरफ में देखिए कि क्या पानी उसके अंदर से होते हुए पार हो रहा है। कीप ऑब्जर्विंग दिस एट रेगुलर इंटरवल्स अंटिल द वाटर कंप्लीटली डिसअपियर्स। और बीच बीच में चेक करते रहिए कि कहीं पानी पार तो नहीं हो रहा है, और तब तक देखिए जब तक कि पानी पूरा प्लेट का डिसअपियर नहीं हो जाता, गायब नहीं हो जाता। व्हाट डू यू इन्फर? आपने क्या कंक्लूड किया, आपने क्या ऑब्जर्व किया, आप क्या समझे? Is this activity enough to come to the conclusion that water does not seep through a steel plate? तो क्या यह एक्टिविटी से ये काफी माने एक्टिविटी काफी है यह जानने के लिए कि पानी जो है इस तरह से स्टील प्लेट के अंदर को नहीं जाता। इफ वाटर डज नॉट सीप थ्रू, तो बिल्कुल हाँ, इससे हमको ये तो समझ में आ गया कि पानी जो है प्लेट के आर पार होके नहीं जाता है। इफ वाटर डज नॉट सीप थ्रू द स्टील प्लेट देन वेयर हैज द वाटर गॉन? तो अब अगला सवाल यह है कि अगर वो प्लेट के नीचे नहीं गया, उसके आर पार नहीं हुआ, तो गया कहाँ? दिस वाटर गेट्स कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट कॉल्ड वाटर वेपर। तो ये पानी जो सारा था, ये पानी के गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो गया, जिसे हम कहते हैं वाटर वेपर। द वाटर वेपर इज अनदर स्टेट ऑफ वाटर। तो ये पानी का और एक रूप है, तीसरा रूप है ना। हमने आइस पढ़ा था, हमने वाटर पढ़ा, अब ये वाटर वेपर है। लेट अस थिंक ऑफ अनदर ऑब्जर्वेशन वेयर यू नोटिस द वाटर डिसअपियरिंग। मतलब एक्चुअली एक और एक्टिविटी भी लेते हैं जहां आपने नोटिस किया होगा पानी को डिसअपियर होते हुए देखा होगा। जहां आपने while making dosa we sprinkle some water on the hot pan and it disappears. Where does it go? आपने देखा होगा डोसा बनाने वाले भी पानी छींटते हैं ना तवा में, और पानी तुरंत सूख के माने गायब हो जाता है। तो कहाँ जाता है ये सारा पानी? The water which is sprinkled on the hot pan gets converted into steam. तो ये सारा steam बन जाता है, भाप बन जाता है। Steam is actually water vapor, some part of which converts into water droplets. तो steam भी एक वाटर वेपर ही है, और उसका कुछ हिस्सा जो है छोटे छोटे पानी के बूंदों में बदल जाता है। The process of conversion of water into its vapor state is called evaporation. और ये जो प्रोसेस है जहां में पानी वाटर वेपर बन जाता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इवापोरेशन। अच्छा, यहाँ आवी क्या बोल रही है? वाटर वेपर इज एक्चुअली इनविजिबल बट द प्रेजेंस ऑफ टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर इन द स्टीम मेक्स इट विजिबल। ऐसे तो वाटर वेपर हमें नजर नहीं आता है, लेकिन स्टीम में हमें छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स जो है वो नजर आते हैं। द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन टेक्स प्लेस कंटिन्यूअसली इवन एट रूम टेम्परेचर। तो इवापोरेशन के लिए जरूरी नहीं है कि आपको कुछ गर्म करना होगा। इवापोरेशन हमेशा
होता ही रहता है, रूम टेम्परेचर में भी होता है। जैसे आपने जमीन को पोछा और वो सूख गया, आपने कपड़े को धो के डाला और वो सूख गया, है ना, आपका पसीना हुआ वो सूख गया, आपका कपड़ा गीला हुआ वो सूख गया, तो ये सारा। तो कैन यू थिंक ऑफ अदर एग्जाम्पल्स ऑफ इवापोरेशन? तो यहाँ इवापोरेशन के कुछ और एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। ड्राइंग ऑफ वेट क्लोथ्स, गीला कपड़ों का सुखाना, ये भी इवापोरेशन है। मॉप्ड फ्लोर, जमीन में जो पोछा लगा है उसका सूखना। एंड स्वेट ऑन आवर बॉडी आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ इट। आपकी बॉडी में जो पसीना आया वो भी कुछ समय बाद में गायब हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। ऑल दीज आर नथिंग बट इवापोरेशन। Now, what do you think is the reason for the disappearance of water from the puddles? तो अभी आप बताइए, आपको क्या लगता है जो प्लेग्राउंड में जो puddles में पानी था वो disappear क्यों हुआ? Is it due to, क्या उसका कारण ये है कि seeping of water into the ground और evaporation of water और both of these? तो both होगा, है ना, कुछ पानी जरूर जमीन के नीचे गया होगा, कुछ पानी इवापोरेट भी हुआ होगा। तो द करेक्ट आंसर इज बोथ ऑफ दीज, है ना। सम वाटर मस्ट हैव सीप्ड इनटू द ग्राउंड एंड सम वाटर मस्ट हैव इवापोरेटेड, राइट। नेक्स्ट, हैंड सैनिटाइजर डिसअपियर्स एज यू रब इट ऑन योर हैंड्स, व्हाट हैपेंस टू इट? इस तरह से आपने नोटिस किया होगा, जब हैंड सैनिटाइजर हम लोग लगाते हैं हाथों में, बहुत ही जल्दी वो थोड़े ही समय में गायब हो जाता है। तो क्यों होता है? तो ये भी ड्यू टू इवापोरेशन, है ना, उसमें बहुत तेजी से इवापोरेट होता है वो, इसीलिए। Another mystery. Next day, Avi, Tirav and their friends decide to make lemonade. अगले दिन फिर आवी, तीरव और उसके दोस्तों ने डिसाइड किया कि चलो नींबू पानी बनाते हैं। During the preparation, they take cold water in a glass tumbler and add ice cubes into it. तो बनाने के लिए उन्होंने ठंडा पानी लिया, फिर एक ग्लास में, और दोबारा उसमें थोड़ा आइस क्यूब्स भी डाला। After a few minutes, they notice something exciting about the outer surface of the glass tumbler. और थोड़ी देर बाद में उन्होंने बहुत ही एक्साइटिंग एक चीज को नोटिस किया। क्या? कि जो ग्लास रखा हुआ था, जो ग्लास था उसके बाहर में आउटर सरफेस में उन्होंने कुछ नोटिस किया। लेट अस फाइंड आउट बाय कंडक्टिंग अ सिमिलर एक्टिविटी आवरसेल्व्स। तो हम भी ऐसा कुछ करके देखते हैं। टेक कोल्ड वाटर इन अ ग्लास टम्बलर, add a few ice cubes, leave it undisturbed for 5 minutes and observe it. Record your observations and the questions that arise in your mind. You can test the outer surface of the glass tumbler to feel if there is any change. तो आप देखोगे कि ग्लास के बाहर में भी आपको पानी नजर आएगा। One observation that arises in Avi's mind is there are some water droplets appearing on the outer surface of the glass tumbler. तो आवी के दिमाग में एक बात आया, भाई कुछ पानी के बूंद ग्लास के बाहर नजर आ रहे हैं। Initially water droplets are deposited and these droplets combine together to form bigger drops. पहले छोटे छोटे बूंद थे, फिर वो बढ़ते बढ़ते बड़े बड़े बूंद बन गए। You can also try the above process with a metal container. आप कांच की जगह आप कोई मेटल का, स्टील वगैरह का कंटेनर लेके भी ये कर सकते हैं। यू मे बी क्यूरियस अबाउट वेयर द वाटर ड्रॉपलेट्स कम फ्रॉम। आपके मन में भी यह सवाल आ रहा होगा कि ये पानी के बूंद आ कहाँ से रहे हैं बाहर। सजेस्ट पॉसिबल रीजंस एक्सप्लेनिंग द अपीयरेंस ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास टम्बलर। आप पॉसिबल रीजंस आप भी दे सकते हो। तो यहाँ में आवी बोल रही है, मे बी द आइज हैज कम आउट ऑफ द ग्लास टम्बलर एंड मेल्टेड। तो आवी के दोस्त वो बोल रहे हैं कि शायद जो आइस है वो मेल्ट होके पानी बाहर आ गया है। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है ना सही। यू मे हैव वेरियस पॉसिबल रीजंस, आपके पास भी कुछ रीजंस हो सकते हैं। यू मे एग्री और डिसएग्री विद द रीजंस ऑफ अदर्स, हो सकता है आप दूसरों के रीजन से सहमत हो सकता है आप असहमत हो। आवी एंड तीरव आर्ग्यूड विद चेन ऑफ रीजंस। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द पॉसिबल रीजंस मेंशन्ड? तो आप भी सोच सकते हो कि क्या क्या वो लोग, उन्होंने क्या क्या रीजंस दिए होंगे। तो आपके दिमाग में कुछ आ रहा था, आप ऐड कर सकते हो। तो अभी बोलती है, आई थिंक सम ऑफ द वाटर में हैव सीप्ड आउट ऑफ द ग्लास टम्बलर। वो बोलती है, नहीं लगता है ना कुछ ग्लास टम्बलर के अंदर से बाहर आ गया कुछ पानी। तो तीरव बोलता है, नो इट कैन नॉट सीप आउट, द लेवल ऑफ द वाटर इन द ग्लास टम्बलर हैज नॉट डिक्रीज। नहीं अंदर से तो नहीं आ सकता है, क्योंकि पानी का लेवल जितना था अब भी उतना ही है। तो अभी बोलती है, इट माइट हैव डिक्रीज बट मे नॉट बी सिग्निफिकेंट एनफ टू बी सीन। तो बोले कि नहीं कम हुआ होगा पानी का लेवल, लेकिन उतना ज्यादा नहीं कि हम नोटिस कर पाए। तो
तीरथ बोलता है विथ अ टॉल एंड नैरो बॉटल इवन अ स्लाइट चेंज इन द लेवल ऑफ वाटर इज नोटिसेबल. We can take water at room temperature in another tumbler and find out whether any water seeps out. बोलता है कि इतना टॉल और नैरो है, इसमें से थोड़ा भी अगर पानी कम होगा हम तो नोटिस कर ही सकते हैं. तो फिर बोलता है, एक जन बोलता है कि नेचर एक काम करते हैं, हम लोग नॉर्मल पानी रखते हैं, रूम टेम्परेचर वाला पानी जो है वो हम इस तरह से ग्लास में रखते हैं और देखते हैं कि ग्लास से आ रहा है कि नहीं. Continue a discussion on the given reasons or conduct activities to find evidences for the reasons given to help in this discussion. Where else have you seen water droplets like this? तो आप लोग भी ये कंटिन्यू करिए डिस्कशन और सोचिए कि इस तरह के पानी के बूंद आपने और कहाँ देखा. You might have seen dew drops on plants. आप जैसे यहाँ पिक्चर में दिख रहा है, प्लांट्स के ऊपर में या सुबह घास में आपने देखा होगा, पत्तों में, फूल में छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स है ना, ड्यू के, ओस के बूंद. Why do we see dew drops more in the morning? क्यों सुबह सुबह हमें ओस के बूंद ज्यादा नजर आते हैं? When we boil water in a half-filled utensils and cover it with a steel plate, some water droplets accumulate on the inner side of the steel plate. Where do these water droplets come from? What do you think? और जब हम पानी उबाल रहे हैं किसी बर्तन में, जब उसे कवर करके रखते हैं तो आप देखोगे कि जो जिससे कवर किया रहता है उसके उल्टे तरफ में कुछ पानी के बूंद आ जाते हैं. तो वो कहाँ से आया? When the water, तो अब इन सब का जवाब यहाँ है. When the water vapor present in the air comes in contact with a cold surface, it forms water droplets. हम सब जानते हैं कि air contains water vapor. हवा में water vapor present होता है और ये water vapor जब किसी भी ठंडे सरफेस के कांटेक्ट में आता है, जैसे कि वो ठंडा ग्लास था या कोई ठंडा बॉटल, किसी भी चीज के सरफेस, कोई भी ठंडे सरफेस पर जब के कांटेक्ट में जब वो आता है तो जो वाटर वेपर है वो कंडेंस होके वो अपना रूप बदल के वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाता है, पानी के बूंद बन जाता है. दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू इट्स लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड कंडेंसेशन. तो भाप का पानी बनना, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडेंसेशन, है ना. वाटर वेपर का वाटर बनना, इसको हम कहते हैं कंडेंसेशन. तो यही होता है, हवा में जो पानी है ये गैसियस स्टेट में है और वो जैसे ही ठंडा हो जाता है, यानी कोई ठंडे चीज पर जैसे ही टकराता है जाके, तो पानी तुरंत वो चेंज हो जाता है, स्टेट उसका चेंज होता है, वो गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में आ जाता है और इस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन बोलते हैं. After understanding the concept of condensation of water, let us go back to activity 8.3. Could the water appearing on the outer surface of the glass tumbler in activity 8.3 also be due to the condensation of water vapor present in air? Let us investigate. तो आपको क्या लगता है, वो जो ग्लास के बाहर, ठंडे ग्लास के बाहर जो पानी के बूंद आ गए थे, ये क्या ड्यू टू कंडेंसेशन है? चलिए इन्वेस्टिगेट करते हैं. Avi and Tirav conduct an activity to find evidence for their reasons. You also conduct the activity by following the steps given below. Record your data in table 8.2. तो आप भी ये activity कर सकते हो. Take a glass tumbler half filled with water containing a few ice cubes. Cover it with a small steel plate. Weigh it on a digital weighing balance. तो आप एक काम करो कि एक ग्लास लो, उसमें आधा पानी भर के लो, उसमें कुछ आइस क्यूब्स डालो, उसे कवर कर दो एक छोटे से प्लेट से और उसका वजन आप ले लो वेइंग बैलेंस में. ऑब्जर्व द रीडिंग ऑन द बैलेंस एंड रिकॉर्ड द वेट आफ्टर एवरी 5 मिनट. और हर 5 मिनट के बाद उसका वजन आप लेते रहो. कंटिन्यू ऑब्जर्विंग फॉर 30 मिनट्स. कम से कम आधा घंटा आप इस तरह से करते रहो. रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन. Predict what will happen to the mass of the cold water kept on the digital weighing balance. Will it increase or decrease or remain the same? तो एक्चुअली इट विल रिमेन द सेम, है ना. पानी कहीं जा नहीं रहा, तो टोटल जो पानी का जो वजन है वो उतना ही रहेगा जितना था स्टार्टिंग में. तो पहले 0 मिनट, 5, देन 10, 15, 20, 25, 30 मिनट्स तक आप लेते रहो. डू योर फाइंडिंग्स मैच विथ योर प्रिडिक्शन. तो हमने प्रिडिक्ट किया था कि मास में कोई बदलाव नहीं आया, आप करके देखिएगा. You may observe some water droplets on the glass tumbler. Water vapor from the air comes in contact with the cold surface of the glass tumbler and gets converted into water droplets on the glass tumbler through condensation. तो आप नोटिस करिएगा कि जो ग्लास आप रखे हैं उसके चारों तरफ में कुछ पानी के बूंद आ गए. कहाँ से आए? हवा में जो वाटर वेपर था जैसे ही ग्लास से टकराया वो कंडेंस हो गया और पानी का बूंद बन गया.
देयर इज एन इंक्रीज इन द रेटिंग ऑफ द डिजिटल वेइंग, नहीं कहाँ गया, अच्छा अच्छा, और उसका वजन आप उस स्टील प्लेट से कवर करके उसका वजन आप लो. ऑब्जर्व द रीडिंग ऑन द बैलेंस एंड रिकॉर्ड द वेट आफ्टर 5 मिनट्स. और उसका हर रिकॉर्ड करते रहिए हर 5 मिनट के बाद. कंटिन्यू ऑब्जर्विंग फॉर 30 मिनट्स. रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस इन टेबल 8.2. और हर 30 मिनट तक इसे आपने ऐसे हर 5-5 मिनट में इसका वजन लेना है और एक टेबल में, टेबल 8.2 में उसे नोट करना है. Predict what will happen to the mass of cold water kept on the digital weighing balance. Will it increase or decrease or remain the same? अब आप प्रिडिक्ट करो, आप अनुमान लगाओ कि भविष्यवाणी करिए कि क्या होगा. क्या उसका वजन जितना स्टार्टिंग में था आधा घंटे बाद भी सेम रहेगा बैलेंस में वजन, कि इंक्रीज होगा, बढ़ जाएगा, कि डिक्रीज होगा, कि वो सेम ही रहेगा. तो शायद बढ़ जाएगा. देखते हैं क्या होता है. डू योर फाइंडिंग्स मैच विथ योर प्रिडिक्शंस. तो आपको यहाँ नोट करना है, फिर आपने देखना है कि आपने जो भविष्यवाणी की थी क्या वो और यहाँ आपका ऑब्जर्वेशन दोनों सेम है. यू मे ऑब्जर्व सम वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द ग्लास टम्बलर. जब आप पानी आप स्टार्टिंग में रखें, आप थोड़ी देर बाद देखोगे कि उस ग्लास के बाहर में कुछ पानी के बूंद आपको नजर आएंगे. Water vapor from the air comes in contact with the cold surface of the glass tumbler and gets converted into water droplets on the glass tumbler. हवा में जो वाटर वेपर है वो उस ग्लास से आके टच होगा, है ना. जैसे वो उसको कांटेक्ट में आएगा, वो जो वाटर वेपर है वो वाटर बन जाएगा, है ना, और ग्लास के चारों तरफ पानी इकट्ठा हो जाएगा कंडेंसेशन के कारण. देयर इज एन इंक्रीज इन द रीडिंग ऑन द डिजिटल वेइंग बैलेंस. तो क्या होगा कि वजन थोड़ा बढ़ जाएगा, क्योंकि हवा में जो पानी था वो ग्लास से आके टकरा के वहां पानी बन गया, वहीं चिपक गया. कैन वी कंक्लूड दैट द वाटर इज नॉट सीपिंग थ्रू द वॉल ऑफ द टम्बलर. क्या आप अब बता सकते हो कि इसका मतलब ये है. तो आप कोई बोल सकता है ना, नहीं नहीं जरूर उसके अंदर से पानी सीप होके आया है. तो क्या आप बता सकते हो कि नहीं नहीं सीप होके नहीं आया है. Can we also conclude that the water collected outside the tumbler is only due to condensation? क्या आप ये बिल्कुल कंफर्म होकर बता सकते हो कि क्या जो टम्बलर के चारों तरफ पानी जो इकट्ठा हुआ है वो कंडेंसेशन के कारण ही हुआ? नो, वी कैन नॉट से दैट कंक्लूसिवली. नहीं, बिल्कुल हम डेफिनेट होकर ऐसा नहीं बता सकते हैं कि ये कंडेंसेशन के कारण ही हुआ है. बट मोर कैन यू डू टू शो दैट वाटर इज नॉट सिपिंग फ्रॉम द ग्लास टम्बलर. और आप क्या कर सकते हो जैसे क्या बिल्कुल कंफर्म होकर बता सको कि नहीं नहीं पानी ग्लास के अंदर से सीप होके नहीं आया. हाउ कैन यू मॉडिफाई द एक्टिविटी 8.4 टू फाइंड द आंसर. इस एक्टिविटी को आप और कैसे मॉडिफाई कर सकते हो. आप एक काम कर सकते हो. मार्क द लेवल ऑन द ग्लास टम्बलर विद एन परमानेंट मार्कर और ए विजिबल टेप. आप जो ग्लास लिए हो उसमें आप पहले से ही निशान लगा दो, जहां तक पानी था उसके लेवल को मार्क कर दो कोई परमानेंट मार्कर की मदद से या कोई टेप की मदद से. व्हाट डू यू ऑब्जर्व. अब क्या नजर आएगा कि water level in the glass tumbler does not go down but the extra water gets collected on the outer surface of the glass tumbler. अब आप नोटिस करोगे कि पानी का लेवल में कोई बदलाव नहीं आया, वो घटा नहीं, लेकिन पानी ग्लास के बाहर जरूर इकट्ठा हो गया है. What can you conclude from this? इससे आप क्या कंक्लूड कर सकते हो कि this activity shows that the water is not seeping from the glass tumbler and the extra water is getting collected because of condensation. अब आप बिल्कुल श्योर होके बोल सकते हो कि पानी ग्लास के अंदर से सीप होके बाहर नहीं आ रहा है, बल्कि बाहर में एयर में जो वाटर वेपर था वो कंडेंस होके पानी इकट्ठा हुआ है. अच्छा, यहाँ एक ऊपर में एक और चीज है जो आवी बोल रही है. द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर इज ऑल्सो नोन एज ह्यूमिडिटी. हमने कहा कि हवा में वाटर वेपर प्रेजेंट होता है एंड दिस water vapor present in air is called humidity. बहुत important definition है. The daily humidity data for your area is reported in the newspapers and other sources. आप जब अगर आप न्यूज़ सुनते हो, आप रात शाम को जब न्यूज़ के एंड में आप सुनोगे कि वेदर रिपोर्ट रहता है, मौसम की जानकारी, उसमें ज़रूर बताते हैं कि कहाँ ह्यूमिडिटी, आज कितना ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर के साथ में ह्यूमिडिटी का जानकारी भी दिया रहता है. आप नोटिस करना कि जब भी ह्यूमिडिटी बहुत हाई होता है तो बारिश की संभावना होती है. ठीक है. कंपाइल द डेटा फॉर द ईयर एंड स्टडी एनी पैटर्न्स इफ प्रेजेंट. तो बोले साल भर का ह्यूमिडिटी का डेटा आप इकट्ठा करो और देखिए कि क्या आप ऑब्जर्व करें कोई पैटर्न. तो आप बिल्कुल देखेंगे कि
बारिश के मौसम में आप देखिएगा ह्यूमिडिटी बहुत ही हाई रहता है। गर्मियों में जब मौसम बहुत ही ड्राई रहता है, ह्यूमिडिटी बहुत लो रहता है। What are the different states of water? तो अभी हमने तीनों states के बारे में देखा, liquid state, solid state as well as gaseous state. Water is a substance that can be observed in three different states in our daily life. Water एक ऐसा चीज है जिसके आप तीन रूप अपने डेली लाइफ में देख सकते हो. In the solid state, it exists as ice. Solid state में वो ice के रूप में exist करता है. On heating, the ice melts and gets converted into liquid state. आप जब आइस को गर्म करोगे वो मेल्ट हो जाएगा और लिक्विड स्टेट में आ जाएगा. ऑन फर्दर हीटिंग वाटर गेट्स कन्वर्टेड इनटू इट्स गैसियस स्टेट. और जब आप पानी को फिर गर्म करोगे तो वो वापस गैसियस स्टेट में चला जाएगा. लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी 8.5 टू आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ऑफ वाटर. क्या बोल रहे हैं? पुट एन आइस क्यूब on one container and transfer it to another container of different shape. मैंने एक आइस क्यूब लीजिए, पहले एक कंटेनर में लीजिए, फिर उसे दूसरे शेप वाले कंटेनर में डाल दीजिए. व्हाट चेंजेस डू यू नोटिस इन द शेप ऑफ द आइस क्यूब? आप क्या देखोगे? आइस क्यूब जैसा था वैसे ही रहेगा, थोड़ी ना उसका रूप चेंज हो जाएगा, उसका शेप में कोई बदलाव नहीं आएगा. आप क्या बोल रहे हैं? पोर वाटर फ्रॉम वन कंटेनर टू अनदर कंटेनर ऑफ डिफरेंट शेप. अब बोल रहे हैं कि पानी को आप जैसे कि आप एक ग्लास में लो, फिर आप प्लेट में डालो, तो पानी का देखिएगा कि शेप चेंज हो जाता है ना. या कोई जग में लेंगे तो उसका आकार वो ले लेता है. तो ऑब्जर्व हाउ वाटर बिहेव्स कंपेयर टू आइस क्यूब एंड मेक अ रिकॉर्ड. तो देखिए, जब आइस क्यूब आपने डाला था दो कंटेनर में, दोनों में आइस क्यूब का शेप, जो सॉलिड फॉर्म है उसका शेप सेम ही रहा, लेकिन लिक्विड फॉर्म में आप देखोगे कि उसका शेप चेंज हो गया. डिड यू नोटिस हाउ वाटर फ्लोज फ्रॉम वन कंटेनर टू अनदर? व्हाट हैपन्स टू इट्स शेप? और आप देखोगे कि पानी जब हम डालेंगे, पानी फ्लो करके दूसरे कंटेनर में फ्लो होके जाता है और उसका शेप भी वो कंटेनर का शेप ले लेता है. pour water on a clean surface and observe how it spreads. आप कहीं साफ जगह में पानी डालिए और देखिए कि वो किस तरह से फैल जाता है. When water gets converted into water vapor, how does this water vapor spread? और जब पानी वाटर वेपर बन जाता है तो ये कैसे फैल जाता है? ये और दूर दूर तक फैल जाता है ना, उसके पार्टिकल्स और दूर दूर होते हैं तो इजीली ट्रेवल कर पाता है. कंपेयर दिस विद द स्प्रेडिंग बिहेवियर ऑफ वाटर. तो यहाँ शेप के बारे में बोला है. तो आइस का क्या होता है? आइस का या सॉलिड स्टेट का एक डेफिनेट शेप होता है. लिक्विड स्टेट में जो भी होता है, जैसे वाटर है, इट टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर, है ना. और गैस का कोई फिक्स शेप नहीं होता है ना, वो कहीं में भी जा सकता है. अब फ्लो करने के बारे में, अगर एबिलिटी के बारे में बात करेंगे, तो आइस जो सॉलिड स्टेट कैन नॉट फ्लो, वाटर कैन फ्लो, गैस कैन ऑल्सो फ्लो. आइस का एबिलिटी टू स्प्रेड, आइस स्प्रेड नहीं हो सकता, वो जैसा है वैसा ही रहेगा, उसका आकार में बदलाव नहीं आएगा. लिक्विड जो है वो स्प्रेड हो सकता है टू अ सर्टेन एक्सटेंट, है ना, लेकिन आपस में जुड़ा ही रहेगा. लेकिन गैस जो है ना, जितना जगह आप दे दो पूरे जगह में वो स्प्रेड हो सकता है ना. आप अगरबत्ती एक जगह जलाओगे, पूरे कमरे में उसका खुशबू फैल जाता है. What are the differences in the properties of water in solid, liquid and gaseous state? पानी के ये तीन रूप में क्या अंतर है? Ice retains its shape irrespective of the container in which it is placed, while water takes the shape of the container. Ice does not flow or spread. तो आइस जो है आप किसी भी कंटेनर में डालिए, उसका शेप वो बरकरार रखता है, एंड वो कंटेनर का शेप जिस बर्तन में आप डाल रहे हो उसका आकार नहीं लेता है. इट डज नॉट फ्लो और स्प्रेड. वो ना तो बह सकता है ना ही फैल सकता है. अब बात करते हैं वाटर जो लिक्विड स्टेट है. वाटर फ्लोज एंड चेंजेस इट्स शेप. पानी बहता है और अपना शेप चेंज कर लेता है. वाटर डज नॉट हैव ए फिक्स शेप. उसका कोई फिक्स शेप नहीं होता है. इट टेक्स अप द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज केप्ट. वो आप जिस कंटेनर में डालो वो उसका आकार ले लेगा, बट द वॉल्यूम ऑफ द वाटर रिमेन्स कांस्टेंट. लेकिन उसका वॉल्यूम वो नहीं बदलेगा. अगर 1 लीटर पानी है, आप बॉटल में डालेंगे तब भी वो 1 लीटर रहेगा, आप जग में डालेंगे तब भी 1 लीटर ही रहेगा. तो इट हैज अ फिक्स्ड वॉल्यूम. ओके, लिक्विड स्टेट में वॉल्यूम फिक्स होता है, शेप नहीं. डज वाटर ऑल्सो पॉजेस द प्रॉपर्टी टू स्प्रेड? क्या पानी भी स्प्रेड होता है? यस, वाटर ऑल्सो हैज द प्रॉपर्टी टू स्प्रेड वाइल कीपिंग द वॉल्यूम कॉन्स्टेंट. अब उसका वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, है ना, 1 लीटर का 1 लीटर ही रहेगा, लेकिन वो फैल सकता है. अब बात करते हैं गैसियस स्टेट, वाटर वेपर. वाटर वेपर एग्जिबिट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ स्प्रेडिंग आउट टू द एंटायर अवेलेबल स्पेस. आप जितना भी स्पेस दो
गैशियस स्टेट वो उतना पूरा स्पेस को ऑक्यूपाई कर सकता है, हर जगह फैल सकता है। गैसेस डू नॉट पॉसेस अ फिक्स शेप, गैस का कोई फिक्स शेप नहीं होता है। वाटर वेपर एग्जिस्ट इवन एट रूम टेम्परेचर, और वाटर वेपर रूम टेम्परेचर पे भी एग्जिस्ट करता है, दो इट इज इनविजिबल टू अस, हालांकि हमें नजर नहीं आता है। इट इज प्रेजेंट इन द एयर अराउंड अस, हमारे चारों तरफ हवा में वाटर वेपर प्रेजेंट है। द वाटर दैट इवोपरेट्स ड्यूरिंग द प्रोसेसेस लाइक ड्राइंग ऑफ क्लोथ्स, mopping of floors, contribute to the water vapor in the air around us. तो हम जब वो बात करते हैं कि एयर में वाटर वेपर है तो कहाँ से आ रहा है, तो जो पानी हमारे कपड़ों से सूखता है, जो हमारे जमीन से पानी सूखता है, हर जगह से जो भी पानी जा रहा है वो हवा में वाटर वेपर के रूप में ही रहता है। You are now familiar with the three states of water. Some other substances also exhibit these states. तो अब हमने पानी का 3 स्टेट सीखा, लेकिन कुछ और भी सब्सटेंस होते हैं जो ऐसे 3 स्टेट्स में होते हैं, जैसे कि वैक्स, मोम है ना, ऑयल, घी. Let us look at some more examples of solids, liquids and gases. Look around and find some examples of solid substances. Some examples could be stone, wood, glass. ये सारे solid है. What are the other examples of liquids you can think of? पानी के अलावा कौन सा लिक्विड आपके दिमाग में आ रहा है? Here are 2 examples, milk and oil. Think of 5 more examples. और भी 5 example आप ऐसे सोचिए, है ना? Have you ever noticed that you can smell the food being cooked even without entering the kitchen? तो आप खाना का स्मेल आप किचन में बिना एंटर किए भी आप तक आ जाता है, क्यों? हाउ डज दिस स्मेल रीच अस? ये क्यों होता है? This is because the smell of the yummy food from the cook spreads through the air and reaches our nostrils even if we are not in the kitchen. क्योंकि हवा के थ्रू है ना, स्प्रेड होकर के हवा कहीं में भी जा सकती है, गैस तो हर जगह जा सकता है, तो जो खाना है, खाना की खुशबू है वो हमारे नोज तक आ जाती है. What are the other examples of gases you can think of? What about oxygen and carbon dioxide? और गैसेस के बारे में क्या आपके दिमाग में आ रहा है, वाटर वेपर के अलावा या एयर के अलावा? तो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे भी तो गैसेस हैं. हाउ कैन वी चेंज द स्टेट्स ऑफ मैटर, वाटर? तो वाटर का एक रूप से दूसरे रूप में हम कैसे परिवर्तन कर सकते हैं, है ना? टेम्परेचर चेंज करके, या तो उसे ठंडा करिए या तो उसे गर्म करिए. सो फॉर वी हैव लर्न दैट वाटर कैन एग्जिस्ट इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट्स. हाउ कैन यू चेंज द स्टेट्स ऑफ वाटर? वी कैन चेंज इट बाय चेंजिंग द टेम्परेचर, है ना? वी कैन ईदर कूल इट और हीट इट, है ना, ठंडा करके या गर्म करके. अच्छा, यहाँ एक कुछ जानकारी है वो पहले पढ़ लेते हैं. एटमॉस्फेरिक वाटर जनरेटर AWG मशीन्स कलेक्ट वाटर फ्रॉम ह्यूमिड एयर टू प्रोड्यूस ड्रिंकेबल वाटर. तो AWG जो है एटमॉस्फेरिक वाटर जनरेटर, एक तरह का मशीन है जो हमने पढ़ा ना, ह्यूमिडिटी, हवा में जो पानी है, या तो ह्यूमिड एयर जो, अगर पानी में, हवा में बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है तो उसे इकट्ठा करके, हवा में जो पानी है उसे इकट्ठा करके वो ड्रिंकेबल वाटर बनाती है, पीने लायक वाटर, है ना, जहाँ पानी की कमी है. दिस इज डन थ्रू कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर. तो पानी, हवा, वाटर वेपर से वाटर कैसे मिलेगा? ऑफ कोर्स बाय कंडेंसेशन, बाय कूलिंग द एयर, है ना. हवा को ठंडा करिए, वो तो वाटर वेपर सारा कंडेंस हो जाएगा और हमें पानी मिल जाएगा. दिस प्रोसेस इज सिमिलर टू द फॉर्मेशन ऑफ वाटर ड्रॉप्स ऑफ वाटर आउटसाइड द ग्लास टम्बलर फिल्ड इन द आइस कोल्ड वाटर. जो हमने पढ़ा था, ग्लास टम्बलर के चारों तरफ पानी कंडेंस हुआ था, बिल्कुल ये भी वही है, वैसा ही है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, AWG, है ना. ओके, हाउ कैन यू क्विकली चेंज आइस टू इट्स लिक्विड स्टेट, वाटर? तो आपको अगर दिया जाए आइस, तो आप उसे पानी कैसे बनाओगे? ऑफ कोर्स गर्म करके, है ना. इफ वी हैव टू चेंज आइस इनटू वाटर एंड वाटर इनटू वाटर वेपर, वी हैव टू सप्लाई हीट टू इट. हमें हीट देना होगा उसे. इफ यू वांट टू चेंज वाटर टू आइस, व्हाट कुड बी डन? और अगर उल्टा करना पड़े, वाटर टू आइस, तो इट कैन बी डन बाय प्लेसिंग वाटर इन ए कोल्ड एनवायरनमेंट. तो उसे ठंडा करना होगा, सच एज और फ्रीजर. आप फ्रीजर का इस्तेमाल कर सकते हो. वाटर फ्रीजर्स एंड इज कन्वर्टेड इनटू आइस. जब वाटर फ्रीज हो जाता है वो आइस बन जाता है. इफ यू टेक द आइस आउट ऑफ द फ्रीजर, इट मेल्ट्स एंड इज कन्वर्टेड इनटू वाटर. और अगर आप फ्रीजर से आइस को निकाल के रखोगे तो वो दोबारा मेल्ट होके वाटर बन जाएगा. Can you think of other examples besides water that can change from solid to liquid? क्या आपके दिमाग में ऐसा कोई और एग्जाम्पल आ रहा है जहां आपने देखा हो कि सॉलिड से लिक्विड बन गया? यस, ए कैंडल विच इज मेड ऑफ वैक्स इज वन सच एग्जाम्पल. तो जो मोमबत्ती है ना, जब हम गर्म करते हैं तो वो पिघल के फिर लिक्विड स्टेट में आ जाता है. यस. हाउ कैन वी टर्न कैंडल इनटू लिक्विड स्टेट?
हाउ कैन वी चेंज द लिक्विड वैक्स बैक टू सॉलिड स्टेट? और जो मोम पिघल गया उसको दोबारा आप मोम कैसे बना सकते हो? वी शुड कूल द लिक्विड वैक्स, जो पिघल जाता है मोम उसे आप ठंडा कर लो, टू चेंज इट इनटू ए सॉलिड, उसे सॉलिड में बदलने के लिए. व्हाट आर द अदर लिक्विड्स यू हैव सीन विच गेट कन्वर्टेड इनटू सॉलिड? क्या और भी कोई चीज आपने देखा है जो लिक्विड स्टेट में था और सॉलिड बन गया? Have you ever noticed coconut oil getting converted into a solid state during winter season? सर्दियों में आपने नोटिस किया होगा, है ना, अभी के मौसम में आपने नोटिस किया होगा किस तरह से अगर जो नारियल तेल है वो बिल्कुल जम जाता है, या घी, है ना, वो भी जम जाता है. Hence, we can see that water and other substances changes their state on heating or cooling. तो इस तरह से हमने देखा वाटर और कुछ दूसरे सब्सटेंसेस भी एक रूप से दूसरा रूप यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कैसे जाते हैं? ऑन हीटिंग और कूलिंग, या तो उसे हीट करके या तो उसे ठंडा करके. द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग. जब सॉलिड से लिक्विड में लाते हो, जैसे कि आइस से वाटर, तो उसे हम कहते हैं मेल्टिंग. The process of conversion of liquid into solid state is called freezing. और जिस इसका उल्टा, जब आप लिक्विड से सॉलिड में जाते हो तो उसे कहते हैं freezing. Let us check the connection between the different states of water through activity 8.6. तो यहाँ एक एक्टिविटी दिया है, तो उससे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं. एक मिनट, ये ले नहीं रहा है, सॉरी. तो यहाँ नंबर 2 में क्या होगा? यहाँ ABC पहले लिखिएगा. एक मिनट रुकिए प्लीज. यहाँ B में क्या आएगा? इस A है सॉलिड, B है लिक्विड, C है गैस या गैशियस फॉर्म. नंबर 1 में यानी सॉलिड से लिक्विड, यहाँ जो लिक्विड है लिक्विड फॉर्म में आता है, इसे मेल्टिंग बोलते हैं. लिक्विड से गैशियस फॉर्म में जब जाते हैं इसे हम कहते हैं लिक्विड से गैशियस स्टेट को बोलते हैं इवापोरेशन, या यहाँ इवापोरेट्स लिखा हुआ है. उल्टा अब जब आप आओगे गैस से वापस लिक्विड तो कंडेंसेशन हो जाता है, एंड लिक्विड से सॉलिड स्टेट में उसको फ्रीजिंग कहते हैं. ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं. हाउ कैन वाटर बी इवापोरेटेड फास्टर और स्लोअर? तो पानी को जो अगर इवापोरेट करना हो तो हम तेजी से कैसे कर सकते हैं? तो ऑब्जर्व योर सराउंडिंग्स. व्हाट आर द कंडीशंस दैट अफेक्ट हाउ फास्ट वाटर इवापोरेट्स? तो आप अपने आसपास देखिए और बताइए कि कैसे पानी जल्दी इवापोरेट हो सकता है. व्हाट डिफरेंसेस डू यू सी इन इवापोरेशन ऑन ए कोल्ड डे वर्सेस ऑन ए हॉट डे? तो आप सबने नोटिस किया होगा कि ठंडे के तुलना में गर्मी के समय में इवापोरेशन फास्टर होता है. The following words may help you in discussion: fan, drying clothes, sweating, windy day, hot day, rainy day. तो अगर हम इसको बिल्कुल समझने की कोशिश, अच्छा एक और बोला है कि अगर आप सैनिटाइजर लो और छोटे से अगर आप एक बॉटल में लेंगे और एक प्लेट में लेंगे तो आप देखोगे कि किसमें जल्दी इवापोरेट होगा कोई भी चीज. तो आप देखोगे कि प्लेट में. जब आप सरफेस एरिया जब बढ़ा देते हो, उसे फैला देते हो, प्लेट में लेंगे या पानी को अगर हम प्लेट में लेंगे तो इवापोरेशन इज फास्टर. इफ यू स्प्रेड वाटर ऑन ए प्लेट इट्स एरिया एक्सपोज टू एयर इज लार्जर, देयरफॉर इवापोरेशन इज फास्टर. तो अगर पानी को इवापोरेट करना होगा तो उसे प्लेट में यानी एरिया बढ़ा दीजिए तो इवापोरेशन फास्टर हो जाएगा. और क्या क्या हो सकता है? डिजाइन एंड एक्टिविटी सिमिलर टू ये. अच्छा, थोड़े आगे बढ़ते हैं. यस, अच्छा, एक बोल रहे हैं कि आप अगर आपके पास में पानी है और अगर पानी को आप देखिएगा कि विंडी डे की रेनी डे, किसमें वो जल्दी पानी इवापोरेट होगा? तो ऑब्वियसली विंडी डे में. यानी कि अगर विंड है तो इवापोरेशन का रेट फास्टर हो जाएगा. और लेकिन बारिश के मौसम में क्या होता है? जब ह्यूमिडिटी बहुत हाई रहता है
तो इट इज ऑल्सो कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट क्लोथ्स ड्राई स्लोली ऑन ए रेनी डे। तो आप देखोगे रेनी डे में इवापोरेशन बहुत ही स्लो हो जाता है। ऑन रेनी डे वाटर इवापोरेट्स स्लोली इफ द अमाउंट ऑफ वाटर इन द एयर इज ऑलरेडी हाई, वाटर इवापोरेट्स स्लोली। तो बारिश के मौसम में हवा में ऑलरेडी बहुत वाटर प्रेजेंट है, तो और वो वाटर ले नहीं पाता है, धीरे लेता है, तो इसीलिए रेट ऑफ इवापोरेशन स्लो हो जाता है। तो द अमाउंट ऑफ, यहाँ क्या बोल रहा है तीरव, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर इज मोर इन द रेनी डेज एंड हेंस रेनी डेज आर मोर ह्यूमिड। तो रेनी डेज बहुत ह्यूमिड होते हैं, बहुत नमी रहती है। ठीक है, तो कंक्लूड क्या कर सकते हैं, इवापोरेशन किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है और कैसे इफेक्ट होता है। यानी कि अगर एरिया इंक्रीजेस, यानी सरफेस एरिया इंक्रीज अगर करेंगे तो रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीज होगा। जैसे कि कपड़े को फैला दीजिए तो कपड़ा जल्दी सूखेगा। दूसरा है अगर विंड ज़्यादा है या विंड स्पीड ज़्यादा है तो रेट ऑफ इवापोरेशन ज़्यादा है ना। अगर कपड़े को हवा में सुखाएंगे तो वो जल्दी सूख जाएगा। तीसरा है अगर टेम्परेचर इंक्रीजेस रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीजेस। अगर आप कपड़े को धूप में डालोगे जब टेम्परेचर हाई है तो कपड़ा जल्दी सूखेगा। चौथा है कि अगर ह्यूमिडिटी इंक्रीजेस द रेट ऑफ इवापोरेशन डिक्रीजेस। जैसे कि बरसात के मौसम में आप देखोगे कपड़ा जो है सूखने में ज़्यादा समय लगता है। अब बात करते हैं जो इवापोरेशन है इसके कूलिंग इफेक्ट के बारे में। Avi's mother purchased a new matka to replace the stainless pot for storing ड्रिंकिंग वाटर। तो आवी के माँ ने एक मटका खरीदा है, पहले उनका स्टील पॉट था, अभी उसकी माँ ने एक मटका खरीदा है। एंड आवी नोटिस करती है कि जो पानी है एंड जो मटके में रखा हुआ पानी बहुत ठंडा था। ठीक है, और स्टेनलेस स्टील में ऐसा होता नहीं था। तो आप बता सकते हो ऐसा रीज़न क्या है इसका। तो एक्चुअली ये होता है, यहाँ देख रहा है सेकंड पैराग्राफ, वाटर सीप्स थ्रू द सरफेस ऑफ द अर्दन पॉट एंड इवापोरेट्स विच इम्पार्ट्स द कूलिंग इफेक्ट ऑफ वाटर। मालूम है कि जो पॉट होता है ना उसके सरफेस में बहुत छोटे 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 पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं, जो हमें नज़र नहीं आते लेकिन होते हैं। तो इसमें से पानी ना सीप होता रहता है और इवापोरेट होता रहता है। जब भी पानी इवापोरेट होता है तो अपने चारों तरफ से वो हीट लेता है और उसके कारण अपने चारों तरफ को वो, तो यहाँ अभी अर्दन पॉट में पोर्स है, वहां से जब इवापोरेट होता है तो पानी में से वो हीट ले रहा है, अपने सराउंडिंग से हीट लेता है, तो पानी से हीट लेता है तो पानी ठंडा हो जाता है, और इसी को बोलते हैं कूलिंग इफेक्ट ऑफ इवापोरेशन। अब इसी का कारण है, इस कारण ही हम जो स्प्रिंकल करते हैं वाटर ऑन द फ्लोर ड्यूरिंग समर सीजन टू कूल इट। और एक इसका ही दूसरा एग्जाम्पल है कि जब गर्मियों का मौसम होता है अपने आंगन में हम पानी डालते हैं या छत में पानी डालते हैं। क्यों? क्योंकि जब पानी वहां से इवापोरेट होगा तो अपने चारों तरफ से सराउंडिंग से हीट लेके जाएगा और इट शोज अ कूलिंग इफेक्ट। ठीक है, और तीसरा है, समझ में आ रहा है आपको कि जब आपके पसीना जब आप गर्मियों का समय है और जैसे आप फैन के नीचे आते हो तो आपका पसीना जब इवापोरेट होता है तो आप कूल फील करते हो। क्यों? बिकॉज इवापोरेशन कॉजेस कूलिंग। तो सबका कारण एक ही है। यहाँ एक सुराही रखा है, सुराही में भी वही है ना, पानी इवापोरेट होता है उसके सरफेस में से एंड वी नोज दैट इवापोरेशन कॉजेस कूलिंग। अब बात करते हैं हाउ डू क्लाउड्स गिव अस रेन। तो क्लाउड कैसे बारिश लाता है। कंडेंसेशन प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग इवापोरेटेड वाटर बैक टू द अर्थ सरफेस। तो यहाँ में कंडेंसेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ना। वाटर जो है ना सारा इवापोरेट होके जाता है धरती से, है ना, नदी से, नालों से, समुद्र से, हर जगह से पानी इवापोरेट होके जाता है आसमान में एंड वहाँ जाके वो जब हायर हाइट्स में जाता है, व्हेन एयर मूव्स हायर अबव द अर्थ सरफेस इट बिकम्स कूलर एंड कूलर। जैसे अर्थ के बहुत ऊपर ऊपर जाता है वह ठंडा होने लगता है। एट सर्टेन हाइट्स द एयर गेट्स सो कूल दैट द वाटर वेपर इन इट टर्न इनटू ड्रॉपलेट्स व्हिच आर जनरली फॉर्म्ड अराउंड डस्ट पार्टिकल्स। और काफी ऊंचाई में जाने के बाद ये जो पानी है ये बिल्कुल जो वाटर वेपर है ठंडा हो जाता है और ड्रॉपलेट्स पानी के बूंद बन जाते हैं और जो डस्ट रहता है उसके चारों तरफ इकट्ठा हो जाता है। दीज स्मॉल ड्रॉपलेट्स फ्लोट इन द एयर एंड फॉर्म क्लाउड्स। और ये छोटे छोटे बूंद जो है ये हवा में घूमते रहते हैं और बादल बन जाते हैं। मेनी ड्रॉपलेट्स ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म बिगर ड्रॉप्स ऑफ वाटर। ऐसे छोटे छोटे बूंद आपस में इकट्ठा होके
एक बड़ा सा बूंद बन जाता है. Some drops get so heavy that they start falling. लेकिन कुछ बूंद इतने भारी हो जाते हैं कि वो नीचे गिरने लगते हैं. These falling water droplets are what we call rain. और ये जो पानी की बूंद नीचे आने लगते हैं इसे ही हम रेन कहते हैं. Under special conditions, it might also fall as hail or snow. तो कभी कभी ये ओलों के रूप में, कभी कभी ये बर्फ के रूप में भी, स्नो के रूप में भी स्नोफॉल भी होता है. Avi enjoys the rain and creates a poem. रहने देते हैं आवी के पोएम को. ओके, आगे बढ़ते हैं. वाटर साइकिल. The water from the oceans and the earth's surface evaporates into the atmosphere as vapor. तो जो पानी है ओशन से या अर्थ के सरफेस से सारे इवापोरेट होकर एटमॉस्फेयर में जाता है और वेपर बन जाता है. एंड रिटर्न्स एज रेन, हेल और स्नो. और वापस धरती में बारिश के रूप में, बर्फ के रूप में, ओले के रूप में आ जाता है. अल्टीमेटली फ्लोइंग बैक टू द ओशंस. और वापस ओशन तक पहुंच जाता है. दिस सर्कुलेशन ऑफ वाटर इज नोन एज वाटर साइकिल. ये जो पानी का चक्र है कि ऊपर गया फिर वापस नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर वापस नीचे आ गया, इसी को बोलते हैं वाटर साइकिल. ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द वाटर इज अवेलेबल ऑन द अर्थ फिट फॉर यूज बाय प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस. ऐसा तो पानी है बहुत, लेकिन जो फिट फॉर जो यूज है फॉर हमारे लिए या प्लांट्स एनिमल्स के लिए ये बहुत ही कम है. मोस्ट ऑफ द वाटर इन द ओशंस इज इन द ओशन. ज़्यादातर पानी तो समुद्र में ही है. एंड इट कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली. और इसे हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं. वी यूज वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड ऑल्सो फॉर मेनी अदर एक्टिविटीज. हम पानी पीने के अलावा बहुत सारे एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल करते हैं. द नंबर ऑफ पीपल यूजिंग वाटर इज इंक्रीजिंग विद राइज इन पॉपुलेशन. और जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो पानी का यूज भी इंक्रीज होता जा रहा है. द इंक्रीजिंग डिमांड फॉर द वाटर कॉजेज इट्स शॉर्टेज इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. और जो पानी का जो इतना ज़्यादा डिमांड बढ़ जा रहा है इसके कारण पानी का शॉर्टेज हो रहा है दुनिया के कई हिस्सों में. हेंस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज़ वाटर वाइजली एंड अवॉइड वेस्टिंग. इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, बहुत सोच समझ के पानी का इस्तेमाल करें और उसका वेस्टेज बिल्कुल ना करें. लेट अस कीप आवर वाटर बॉडीज फ्री फ्रॉम पोल्यूशन. और कोशिश करिए कि जितने भी वाटर बॉडीज है, जैसे नदी है, तालाब है, झील है ना, जिसमें कि फ्रेश वाटर अवेलेबल होता है, इनको आप पोल्यूट ना करें, है ना, क्योंकि पोल्यूट हो जाएगा तो वहाँ का पानी it will not be fit for drinking. You will learn more about water and its conservation in the chapter Nature's Treasures. और पानी एंड इसके कंजर्वेशन के बारे में हम आने वाले चैप्टर्स में भी पढ़ेंगे आगे चल के. ओके, सो दिस इज अबाउट ऑल अबाउट दिस चैप्टर. तो आई होप आप समझ गए होंगे. सो दैट्स इट. हैव अ गुड डे एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल. मैं बार बार बोलती हूँ लेकिन आप लोग करते नहीं हो. प्लीज डू दैट. Thank you. Have a good day.